वृंदा बहुत ही समझदार और शांत औरत थी जो कि अपने परिवार की सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती और उनकी जरूरत को अच्छे से पूरा किया करती थी। एक दिन वो अपने पति केशव और बेटे राहुल के लिए नाश्ता लगा रही होती है। तभी उसके बेटे और पति सीढ़ियों से उतर कर आते हैं और कहते हैं, वृंदा कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया करो, जब देखो ये ओट्स, दलिया, पोहा यही सब बनाकर रख देती हो। मैं 2 टाइम जिम जाता हूँ और अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा मेरी सेहत का ख्याल रखते हैं। कभी कभी तो कुछ अच्छा खाने का मन मेरा भी करता है। तुम दोनों में से कोई भी ये मत भूलो कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी सेहत के लिए कर रही हूँ। जितना ज्यादा अच्छा स्वस्थ खाना खाओगे उतनी ही ज्यादा अच्छी सेहत रहेगी। और तुम केशव, तुम ये बात समझते क्यों नहीं? 50 की उम्र में 60 के लगने लगे हो। अब दोनों ही वृंदा की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और जो भी वृंदा ने बनाया था वो खाने लगते हैं। राहुल बड़ा हो गया था और परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। ऐसे एक दिन पंडित जी उनके घर आते हैं और बताते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की का नाम पिंकी है और वो पंजाबी परिवार से है, खाते पीते घर से है और पढ़ी लिखी भी बहुत है, लेकिन रहती बिल्कुल घरेलू तरीके से है। देखिए पंडित जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस लड़की अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है जी, मैं दोनों पक्षों की बातचीत आपस में करवा देता हूँ और उसके बाद कुंडली मिलवाकर अगर दोनों पक्षों की रजामंदी बनती हो तो जल्द से जल्द शादी करवा देंगे। पिंकी के घर वालों को राहुल और राहुल के घर वालों को पिंकी बहुत ज्यादा पसंद आती है। शादी करके वो अपने ससुराल आ जाती है। आज पिंकी की पहली रसोई की रस्म थी और वो रसोई में जाकर कहने लगी, हे रब्बा तेरी खैर, ये लोग तो कुछ खाते ही नहीं है। रसोई के अंदर बस तरह तरह की सब्जी और विदेशी दलिया रखा हुआ है। पिंकी पंजाबन थी और उसे पराठे और यही सब कुछ खाने की आदत थी। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ससुराल वालों को पहली रसोई की रस्म में क्या खिलाए। और उसने खुद से कहा, मेरे ससुराल वालों को तो कुछ पंजाबी स्टाइल में इम्प्रेस करना पड़ेगा मुझे, इसीलिए उनके लिए पिंकी के स्पेशल आलू गोभी के पराठे बनाती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। सर्दी का मौसम था और पिंकी सुबह 8 बजे उठकर सब लोगों के लिए गर्मा गर्म देसी घी के आलू गोभी के पराठे बनाने लगी। तभी केशव सीढ़ियों से उतरते हुए आता है और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही वृंदा से कहता है, वृंदा, अरे तुम तो यहाँ, तो फिर रसोई में कौन काम कर रहा है? आज भूल गए क्या? अब आपके घर में आपके बेटे की बहू आ गई है, वही कुछ बना रही होगी। और मैं भी रसोई में जाकर उसे टोकना नहीं चाहती, वरना बेकार में कहेगी कि कैसी सास मिली है उसे। थोड़ी देर में राहुल भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आ जाता है और पिंकी सबके लिए अपने स्पेशल देसी घी के आलू गोभी के पराठे लेकर आती है और सबको खाने के लिए परोसती है। केशव जैसे ही आलू के पराठे देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है, वाह बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ठंड में आलू गोभी के पराठे, सच में मजा ही आ गया, वरना रोज रोज ओट्स खाकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। पिंकी कुछ हल्का बना लेती। वैसे तो मुझे भी पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन शादी के समय भी मैंने ज्यादातर बाहर का ही खाना खाया और ऑयली खाया। ऐसे में तुमने फिर से पराठे बना दिए। कोई बात नहीं बेटा, जो बना है वो खा लो। वैसे भी तुम दोनों को तो आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद हैं और बहू ने सच में आलू गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं। और देखो, मैं भी तो खा रही हूँ। इसके बाद पूरा परिवार पिंकी के बनाए हुए आलू गोभी के पराठे खा लेता है। पिंकी आलू गोभी के पराठे वृंदा के उठने से पहले बनाकर रख दिया करती थी। वृंदा फिर से एक सुबह नाश्ते में आलू के पराठे देखकर सोचती है, हे भगवान, मेरी बहू पिंकी ने तो फिर से सुबह सुबह ठंड में आलू गोभी के पराठे बना दिए। लगता है इसे आलू गोभी के पराठे बहुत ज्यादा ही पसंद है। वैसे भी ये बच्ची अभी नया घर परिवार छोड़कर आई है, अगर मैं इसे ज्यादा कुछ टोकूंगी तो उसे बुरा लगेगा। चुपचाप खा लेती हूँ। वृंदा जो कि अपनी हेल्थ का और परिवार की सेहत का इतना ज्यादा ध्यान रखा करती थी, वो भी पिंकी को कुछ नहीं कहती। और ये देखकर राहुल और केशव भी जो बना है वो खा लेते हैं। दोपहर के समय पिंकी अपनी सास वृंदा के पास आती है और कहती है, माँ जी, आपने बताया नहीं कि आप दोपहर में क्या खाएंगी। पिंकी बहू, आखिर मैं क्या ही खाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे ही सुबह के वो ठंड में आलू गोभी के पराठे खाकर पेट इतना ज्यादा भरा हुआ है। वैसे भी ठंड में हम कम ही मेहनत करते हैं, इस वजह से वो खाना पच नहीं पाता। और अभी तो पहले का ही खाना नहीं पचा है तो मैं नया खाना कैसे खा सकती हूँ? माँ जी, आप कैसी बात करती हो? मेरी माता सुबह सुबह नाश्ते में 5-6 आलू के पराठे खा जाती थी और दोपहर में भी फिर से अलग से खाना मांगती थी, और रात में तो बिना चिकन के उनका काम ही नहीं चलता था। आप लोगों की तो खुराक ही नहीं है। पिंकी बहू, वो तो तेरी माँ का वजन देखकर ही पता चलता है कि उनकी अच्छी खासी खुराक है। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कह रही थी कि कल तू आलू गोभी के पराठे मत बनाना। पिंकी ये बात सुनती है तो वो उदास हो जाती है और उसके बाद उदास होकर पूछती है, माँ जी, मैं आलू गोभी के पराठे क्यों ना बनाऊं? क्या आपको मेरे आलू गोभी के पराठे अच्छे नहीं लगे? उसमें कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। वृंदा भी अपनी बहू का उदास चेहरा देखकर और उदास हो जाती है और कहती है,
नहीं बहू, तेरे पराठों में कोई भी कमी नहीं है। तू तो पंजाबन है और बहुत अच्छे पराठे बनाती है, लेकिन ठंड में सुबह सुबह हमारे लिए आलू गोभी के पराठे बनाकर तू बहुत ज्यादा थक जाती होगी, इसलिए मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे आप लोगों को पराठे बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता है और मैं आलू गोभी के पराठे हर समय बना सकती हूँ, खा सकती हूँ, और चाहे गर्मी हो या बरसात मुझे आलू के पराठे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वृंदा भी अब अपनी बहू पिंकी की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर कुछ नहीं बोल पाती, और पिंकी ऐसे ही ठंड में रोज आलू गोभी के पराठे बनाकर रख दिया करती। अब उसके पूरे ससुराल वालों के अंदर आलस भर चुका था। धीरे धीरे वृंदा का भी वजन बढ़ने लगता है। एक दिन सीढ़ियां उतरते हुए वो बहुत ज्यादा हाँफ रही थी और खुद से कहती है, पहले जब मैं हेल्दी खाना खाती थी तो मेरे अंदर कितनी ताकत रहती थी, अब मैं थोड़ा सा भी चलती फिरती हूँ तो हाँफने लगती हूँ और ना ही मुझसे ज्यादा काम होता है, ना ही चलना फिरना आता है। मुझे पिंकी से इस बारे में बात करनी होगी। इसके बाद वृंदा किसी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो एक तरकीब सोचती है। वो अपने एक पुराने दोस्त, जो कि एक डॉक्टर था जिसका नाम अश्विन था, उसे अपने घर बुलाती है। वो वृंदा का चेकअप करने के बाद पिंकी से कहता है, देखिए जी, आप जो है रोज सुबह ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला रहे हैं, उसकी वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया और तभी इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। मैं यही कहूंगा कि आप इन्हें हेल्दी खाना खिलाइए। अरे डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होने की डिग्री दी किसने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता जाता। पराठे खाने से शरीर में ताकत आती है और घी खाने से शरीर में चिकनाहट बनी रहती है। लगता है तुमने किसी झोला छाप यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की पढ़ाई की है। पिंकी जोर जोर से डॉक्टर को सुना रही होती है कि तभी वृंदा के दोस्त डॉक्टर अश्विन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, पहली बात तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी सास का दोस्त हूँ। उसने मुझे रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया था और तुम्हें ये सब कहने को बोला था ताकि तुम ठंड में सुबह सुबह आलू के पराठे बनाना छोड़ दो और हेल्दी डाइट अपने ससुराल वालों को दो। लेकिन मैं वृंदा से अक्सर मिलता रहता हूँ और आज उसे देखते ही मैं समझ गया था कि उसके शरीर में सच में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर तुम अपने परिवार वालों के दुश्मन नहीं हो तो उम्मीद करता हूँ कि तुम उन्हें हेल्दी खाना दोगी। डॉक्टर ये बोलकर चला जाता है। पिंकी ये बातें सुनती है तो पहले तो उसे बुरा लगता है और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है और वो खुद को शीशे में देखकर कहती है, माँ ने जो भी किया मेरे भले के लिए किया है। क्या सच में शादी के बाद मेरा वजन भी कितना बढ़ गया है? मेरी खुद की माँ भी मुझे रोज रोज आलू के पराठे नहीं खाने देती थी और बोलती थी कि अगर मैं मोटी हो गई तो मेरे रिश्ते में दिक्कत आएगी और मुझे बीमारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब से मैंने रसोई की जिम्मेदारी संभाली, सुबह सुबह आलू के पराठे बनाने लगी। इसके बाद पिंकी ये सोच लेती है कि अब वो सिर्फ कभी कभी आलू के पराठे बनाया करेगी और अब वो सुबह सुबह नाश्ते में हेल्दी खाना बनाया करती है, जैसे उपमा और दलिया, जो कि उसकी सेहत के साथ साथ उसके परिवार वालों की सेहत को भी अच्छा बनाए रखता है। धीरे धीरे वृंदा जो बात पिंकी को समझाना चाहती थी वो अच्छे से समझ जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है और इस तरह वृंदा को अपनी ठंड में सुबह सुबह आलू गोभी के पराठे बनाने वाली बहू से छुटकारा मिलता है। भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। मेरी सभी सहेलियां जा रही हैं, मेरा भी बहुत मन है, प्लीज मुझे जाने दो। हे राम, 5,000 रुपए! इतने में तुम्हें महीने भर का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो। ये लो, जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस कर दो। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं शाम को आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। अरे पढ़ लिख के कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल अब जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे। इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज न जाकर सभी कपड़ों को प्रेस करने लग जाती है। शिवानी जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन सुबह जब शिवानी कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश उससे पूछता है, अरे शिवानी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही आकाश, एक्चुअली वो घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ? हाँ आकाश, दरअसल मेरी भाभी ने मुझे आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा देती है। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहकर कोई फायदा नहीं है, वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भाभी उनकी जिंदगी में आई है तब से वो बिल्कुल ही बदल गए। शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकाश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था, लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तभी कॉलेज की बेल बजती है और आकाश हंसते हुए शिवानी से कहता है, अरे जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसके बाद शिवानी और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं और लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
फिर एक दिन आकाश शिवानी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है और शिवानी के घर पहुंचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है या नहीं? भाभी आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? 1 घंटा ही तो लेट हूँ, आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे 2 दिन से कहीं गायब हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती हो? अगर आज तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना तो कल से 2-2 दिन भी गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ रात को घर आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी बहना। शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती और अपने पति मयंक के घर आते ही शिवानी के खिलाफ उसके कान भर देती है। अगली सुबह शिवानी जैसे ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है, तभी मयंक उसे रोकते हुए कहता है, शिवानी आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया, आज तो मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब घर पर रहकर घर के कामकाज सीखो। इससे पहले कि तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो, उससे पहले ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शिवानी तुम्हें पता है ना, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। कल शाम तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार रहना, हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। और उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में शिवानी के न आने के कारण आकाश भी वहां से बिना पेपर दिए ही चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधि आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, आकाश तुम पागल हो गए हो क्या, जो बिना पेपर दिए आ गए? निधि यार, आज शिवानी कॉलेज नहीं आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ क्यों नहीं, चली जाऊंगी मैं, लेकिन ये तो बताओ जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ तुम सही कह रही हो। अच्छा उसको जाकर बोलना कि कल सुबह मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिले। इसके बाद निधि सीधा शिवानी के घर जाती है और उसे आकाश का मैसेज दे देती है। अगले दिन सुबह शिवानी आकाश से जाकर मंदिर में मिलती है और रोते हुए उससे कहती है, आकाश मेरे भैया भाभी जबरदस्ती मेरी शादी एक अनपढ़ तलाकशुदा मर्द के साथ कर रहे हैं, और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। निधि ने मुझे सब बता दिया है और अब इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम मेरे घर चलो शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश तुम्हारे घर पर इस तरह रहना, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। शिवानी आज हम मंदिर में खड़े हैं और मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी मैं भगवान को साक्षी मानकर उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कुछ कह पाती उससे पहले ही आकाश कुमकुम उठाता है और उससे शिवानी की मांग भर देता है। आकाश की बातों ने शिवानी का मन भी जीत लिया। शायद उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया था और वो राजी खुशी आकाश के साथ मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेती है। शादी करने के फौरन बाद शिवानी आकाश के साथ अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको देखते ही जोर जोर से छाती पीटने लगी। हाय राम, ये क्या कर डाला इस लड़की ने, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ, इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अच्छा, जब तुम पैसों की खातिर मेरी उस तलाकशुदा बच्चों के पिता से शादी करवाने जा रहे थे तब कुछ नहीं, और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शिवानी ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम हमारे लिए मर गई। मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी भैया जिस दिन भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी, बस ये बात कहने में आपको कई साल लग गए। इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जा रहा होता है। तभी गाड़ी में बैठी शिवानी आकाश से पूछती है, आकाश तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना जाने तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, पता नहीं वो हमारे रिश्ते को अपनाएंगे भी या नहीं। तुम घबराओ नहीं शिवानी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। घर पहुंचते ही आकाश गाड़ी से उतरता है और शिवानी की तरफ का गेट खोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। शिवानी घबराई हुई धीरे धीरे घर के दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और उसकी सास हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी होती है। शिवानी ये सब देखकर दंग रह जाती है
आकाश के मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे से शिवानी का स्वागत किया और तोहफे के रूप में उसे सोने के गहने भी दिए। इसके बाद शिवानी और आकाश ने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर शिवानी ने आकाश से पूछा, आकाश अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की जगह हमारी आरती उतार रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें उनकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। और ये सब तैयारी, ये भी उन्हीं का ही आइडिया था। ओहो, तो इसीलिए मंदिर में मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, ताकि मेरे पास मना करने का कोई कारण ही ना रहे। हाँ, मेरे मम्मी पापा सुबह से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने ही घर को सजाया, तुम्हारे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और ये फूलों वाला आइडिया, ये भी उन्हीं का ही था। सच में आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे। आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हैं। हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दोनों की ही MNC कंपनी में नौकरी लग गई।